हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, फर्स्ट क्लास में ठीक है हमने डिस्कस किया है सारी बातें, एकदम बेसिक बातें इस चैप्टर की हमारी डिस्कस हो चुकी है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि प्लानिंग का मोटिव क्या था, व्हाट वर द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान, क्या टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया ने अडॉप्ट किया एंड ऑल। अब इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। ठीक है, 1950 से लेके 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो सारा हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमको पता है बच्चों कि इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, जब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ रहे थे तो एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी विच द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज फेसिंग। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी सर? लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमारी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की ज्यादा, बट स्टिल वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बिकॉज ऑफ वेरियस लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस के कारण हम लोग उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। ठीक है, सपोज एग्जांपल में बार बार बता चुका हूं प्रोडक्टिविटी के बारे में कि अगर सपोज 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, उसमें आप 1000 टन ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हो, बट आप 100 टन का प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट मींस आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? लो है। तो इंडियन एग्रीकल्चर वाज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बहुत कम प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर में। दूसरा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की एक सिचुएशन देखने को मिल रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इसका मतलब द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वर मोर देन व्हाट वर नीडेड। ठीक है, नीड कम लोगों की थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट स्टिल अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सपोज कोई फार्म है, एक फार्म में 2 लेबर से काम चल सकता है, 2 लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो लोग उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना ज्यादा लोग भी करेंगे, बट स्टिल पूरी फैमिली लगी हुई है, 10 लोगों का परिवार है, वो पूरा इस फार्म के ऊपर काम कर रहा है, तो कोई इससे प्रोडक्शन बढ़ने वाला है क्या उस फार्म के अंदर? बल्कि जो 8 लोग काम कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा, वो अगर बाहर जाके कहीं काम करेंगे तो वो लोग एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट, ठीक है, सेपरेटली इन द जीडीपी ऑफ द नेशन। ठीक है, कुछ और अगर काम करेंगे वो लोग, बट स्टिल वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयड है। तो ऐसा दिख रहा है, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पूरे जो 10 लोग हैं वो काम पे जाते हैं, सुबह शाम को काम से वापस आते हैं, बट एक्चुअली में काम कितने लोगों की जरूरत है? उसमें 2 लोगों की जरूरत है। तो जो एक्स्ट्रा 8 लोग लगे ना, उनको क्या बोलते हैं अपन? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, और वो सिचुएशन कहलाती है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही थी कि बहुत सारे एरियाज में लोग अननेसेसरली काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में, जबकि उनकी जरूरत नहीं थी। तीसरा, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, एंड फार्मर्स वर हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, तो कभी बारिश होती थी तो फसल अच्छी होती थी, बारिश नहीं होती थी तो फिर उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। नेक्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मर्स अभी भी कुछ एरियाज में छोटे छोटे फार्मर्स जो हुआ करते थे वो अभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, मतलब खुद अपने खेतों में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती थी उनके पास, छोटे छोटे खेत होते थे, तो वहां पे खुद उगा के खुद कंज्यूम कर लेते थे, बाजार में आउटपुट नहीं पहुंच पा रहा था, एंड फॉर दिस रीजन ठीक है प्रोडक्शन उतने ज्यादा नहीं हो रही थी कंट्री के अंदर। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, मॉडर्न मशीन्स, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, मॉडर्न सीड्स, HYV सीड्स वगैरह का यूज नहीं हो रहा था, जो फिर बाद में हमने स्टार्ट किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। तो अभी तो प्रॉब्लम पड़ रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या थी? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बहुत बेकार टेक्नोलॉजी थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, तो ये प्रॉब्लम भी हम पढ़ चुके हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। जमींदारी सिस्टम जो बनाया हुआ था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, उसके कारण बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए जमींदार और लैंड। ठीक है, जमींदार से कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, और टेनेंट्स मतलब जो टिलर्स थे, छोटे छोटे फार्मर्स थे, उनके खेतों में जो काम करते थे। अब लैंडलॉर्ड्स क्या करने लगे? एक्सप्लॉइट कर रहे थे टिलर्स को, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए, उसके कारण प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाया। और लास्ट है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स क्या हुआ करती थी? छोटी छोटी हुआ करती थी, जिसमें ज्यादा काम फिर आपको मैनुअल करना पड़ता था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना पड़ता था, मशीन्स वगैरह उस पर यूज नहीं हो सकती थी। तो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होने के कारण मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को उसमें आप यूज नहीं कर सकते, मशीन्स का यूज नहीं कर सकते, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा सर? ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर विच नीडेड टू बी अर्जेंटली अटेंडेड, जिसको अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी था, अदरवाइज एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता।
तो अभी हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स पॉलिसी मेकर्स को समझ में आई कि इंडिपेंडेंस की शाम को ये हालत है सर एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस राइट फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जब इंडिया के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, कब इंप्लीमेंट हुआ था हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दो कब इंप्लीमेंट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही फोकस क्या था, वाज फोकस ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तो सेल्फ रिलायंस आएगा ना, 4 मेजर गोल्स पढ़े थे 5 ईयर प्लान के। सेल्फ रिलायंस कैसे आता, आत्मनिर्भरता कैसे आती देश में अगर एग्रीकल्चर डेवलप ना होता तो अब इंपॉर्टेंट है पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ मेजर्स लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ मेजर्स लिए इन ऑर्डर टू डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्री, ठीक है। तो जो मेजर्स लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसका ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक तो लैंड रिफॉर्म्स लिए, लैंड से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स लिए, कुछ लॉज बनाए गवर्नमेंट ने, और दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया कंट्री के अंदर, जिसमें HYV सीड्स वगैरह यूज होने स्टार्ट हुए एग्रीकल्चर में, एंड इट लेड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 2 चीजें, गवर्नमेंट ने पावर में आते ही सबसे पहले जमींदार को अबॉलिश कर दिया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, मतलब जमींदारी सिस्टम गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। आपको इंटरमीडिएरी नहीं होगा, सीधा जो लोग काम कर रहे हैं खेतों में उन्हीं की जमीन होगी, वही लोग प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके एबॉलिशन हुआ इंटरमीडिएरीज का। और दूसरा, अच्छा इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं है, इसमें लैंड सीलिंग है। दूसरी चीज क्या आएगी लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग, ठीक है। लैंड सीलिंग में गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि एक लिमिट से ज्यादा कोई भी इंडिविजुअल कंट्री के अंदर लैंड पोजेस नहीं कर सकता, लैंड ओन नहीं कर सकता। तो अब बिल्कुल हम लोग डिटेल में इन दोनों बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए देखिए पढ़ो। चलिए अब डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। एकदम डिटेल में देख रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सरकार ने क्या क्या लॉज बनाए, क्या क्या लेजिस्लेशन बनाए कंट्री के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो लैंड रिफॉर्म्स का बेसिक मतलब है इट रिफर्स टू चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग की क्या करती सर, ओनरशिप चेंज करने के लिए लॉज बनाए। अगर आप याद करोगे थोड़ा सा, तो ब्रिटिशर्स ने लैंड का ओनर किसको बनाया था, जमींदार को, ठीक है। दे डिक्लेयर्ड जमींदार एज द ओनर्स ऑफ द सॉइल। और जमींदार क्या करते थे, खुद खेती नहीं करते थे, वो अपने फार्म में लोगों को रखते थे खेती करने के लिए। तो जो लैंडलेस लेबर होते थे वो खेती करते थे, वही सारे इनपुट्स लगाते थे, वही प्रोडक्शन करते थे, और जो भी उनको मुनाफा होता था, जो भी प्रॉफिट होता था, उसका मेजॉरिटी हिस्सा कौन रखता था, जमींदार। तो दिस नीडेड टू बी चेंज इन ऑर्डर टू गेट द एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप, ठीक है। तो 2 टाइप के रिफॉर्म्स आए लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, 2 टाइप के लॉज बने, 2 टाइप के लेजिस्लेशंस बने कंट्री के अंदर। पहला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, सरकार ने सबसे पहले क्या किया, इंटरमीडिएरीज को हटा दिया, अबॉलिश कर दिया, मतलब जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया सर। इंडिपेंडेंस के बाद ना जमींदारी सिस्टम को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। क्या ऑब्जेक्टिव था, लैंड टू द टिलर। तो क्या हो गया, अब जो खेती करेगा ना वही होना चाहिए लैंड का। गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो एक्चुअल खेती कर रहा है जमीनों पे उसको हम डिक्लेयर करेंगे ओनर ऑफ द सॉइल। उसको किसी को भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी लगान पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारा रिवॉल्ट हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। रिवॉल्ट हुआ क्योंकि देखो जमींदार का तो पूरा पावर जा रहा था ना, पूरे राइट्स खत्म हो रहे थे जमींदार के। तो जितने भी जमींदार थे कंट्री के अंदर, उन लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे उन्होंने प्रोटेस्ट किए, बट उसका कुछ फायदा नहीं निकला। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि लैंड किसका होने वाला है, टिलर का, मतलब जो एक्चुअल फार्मर है, जो एक्चुअल मेहनत कर रहा है जमीन पे, उसी को हम लैंड की ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। गोल क्या था, इक्विटी प्रमोट करना, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इक्विटी आए। क्योंकि यार ये जमींदार तो क्या था, एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना पुअर फार्मर्स को पहले। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव था इक्विटी लाना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। It brought 200 lakh tenants in direct contact with the government। तो इंटरमीडिएरी अबॉलिश होने के कारण अब जो टेनेंट्स थे, जो फार्मर्स थे छोटे छोटे, वो डायरेक्टली किसके साथ कांटेक्ट में आ गए, गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए। तो अब गवर्नमेंट को कुछ भी सब्सिडीज वगैरह देना है, कुछ भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, तो गवर्नमेंट को जमींदार के थ्रू देने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्वियस सी बात है ना, जमींदार अगर होते अभी भी, और गवर्नमेंट अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस जमींदार को देती, तो जमींदार क्या उसको टेनेंट्स तक पहुंचाने देते, क्या पहुंचने देते, क्या नहीं पहुंचने देते ना बेटा, खुद ही रख लेते सारी चीजें वो बिना। तो उससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो इसके कारण, ये एक्ट बनने के कारण, एबॉलिशन होने के कारण 200 लाख टेनेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए गवर्नमेंट से। बट ट्विस्ट देखो अब यहाँ पे, ठीक है, द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट सर्व्ड बिकॉज ऑफ।
अब जमींदार ने लगाना चालू किया अपना दिमाग, ठीक है, जितना दिमाग उनके पास था ना सारा दिमाग उन्होंने लगा दिया इस चीज के अंदर कि हमारे राइट्स बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। तो उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की कि उनके राइट्स बिल्कुल भी ना जा पाए, और ये गोल ऑफ इक्विटी जो है वो सर्व नहीं हो पाया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहले देखो, इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में क्या हुआ कंट्री के अंदर, जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय यूजिंग सम लूपहोल्स इन द लेजिस्लेशन। अब जो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने बनाया, नया नया एक्ट बना, तो उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल्स रहे होंगे, ठीक है। उन लूपहोल्स का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, एक्ट को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। पुराना जमाना ऐसा था बेटा कि बहुत फास्ट नहीं हो पाता था इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज उतना ज्यादा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था कि पूरे इंडिया में आप एक दिन में सारा का सारा लॉ को आप तगड़े तरीके से इंप्लीमेंट कर सको। तो वो सारे लूपहोल्स का फायदा उठाते हुए जमींदार ने क्या किया, कई एरियाज में बोला कि हम खुद ही खेती करते हैं। तो अब अगर वो खुद ही खेती कर रहे हैं, टेनेंट्स को निकाल दिया उन्होंने काम से, और क्या क्लेम किया गवर्नमेंट के सामने कि हमारी जमीन है, हम खुद खेती करते हैं। तो अगर हम टिलर हैं तो लैंड हमारा ही होना चाहिए, जो टिलर है, जो फार्मर है, उसी को तो गवर्नमेंट लैंड दे दी थी ना। तो ये सारे लूपहोल्स का फायदा उठाया उन्होंने लेजिस्लेशन में, एंड दैट्स हाउ दे कंटिन्यू टू बी द ओनर्स ऑफ देयर लैंड। तो वही लिखा है, वो टेनेंट्स को निकाल दिया, टेनेंट्स एविक्टेड, बहुत जगह से जमींदार ने क्या किया, टेनेंट्स को हटा दिया, और जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स। उन्होंने क्या क्लेम किया कि हम खुद खेती करते हैं अपने जमीनों पे, तो जमीन हमारी रहनी चाहिए, हमसे आप जमीन वापस नहीं ले सकते। इवन आफ्टर गेटिंग ओनरशिप, अब क्या हुआ, कई एरियाज में सपोज चलो पुअर फार्मर्स को ओनरशिप मिल गई, जमींदार सीधे साधे निकले बेचारे, उन्होंने बोला चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लैंड नहीं है, जो खेती कर रहा है उसी का लैंड है। अब अगर ओनरशिप मिल भी गई ना, तो एकदम जो गरीब से गरीब किसान थे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट फार्मर्स डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट, बिकॉज फिर भी उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी उनके पास इनपुट नहीं थे। अब जमीन तो मिल गई, पर जमीन को यूटिलाइज करने के लिए इनपुट्स भी तो चाहिए, मशीन्स चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। अब उनके पास इतना पैसे ही नहीं था कि वो ये सारी चीजें लगा सके अपनी जमीनों पे और उसका इंप्रूवमेंट कर। तो वही लिखा, इवन आफ्टर गेटिंग ओनरशिप पुअरेस्ट फार्मर्स डिडंट गेट एनी बेनिफिट, पुअर फार्मर्स को कोई भी इस चीज का बेनिफिट नहीं मिला। सो दीज वर द, ठीक है, reasons because of which the goal of equity was not served in the agriculture sector। बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट ये वाला रिफॉर्म नहीं हो पाया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। दूसरा जो रिफॉर्म आया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, वो है लैंड सीलिंग। अब गवर्नमेंट ने एक और कानून बनाया लैंड सीलिंग का, ठीक है। ये कानून में क्या बोला गवर्नमेंट ने, इस वाले को तोड़ने के लिए कानून बनाया गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान में समझ आ रहा है क्या बात कर रही है गवर्नमेंट, कि अगर चलो जमींदार क्लेम भी कर रहे हैं कि वो लोग सेल्फ कल्टीवेटर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम एक लिमिट डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक अपर कैप, सीलिंग मतलब क्या किया गवर्नमेंट ने, एक अपर लिमिट बना दी कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री के अंदर एक लिमिट से ज्यादा लैंड की ओनरशिप नहीं रख सकता। तो सपोज एग्जांपल ले लें कि गवर्नमेंट ने लॉ क्या बनाया कि कोई भी एक इंडिविजुअल अगर है, वो कंट्री के अंदर मैक्सिमम 10 एकड़ ऑफ लैंड की ओनरशिप रख सकता है, ऐसा गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। अब किसी इंडिविजुअल के पास सपोज क्या हो रहा है, इसके पास 100 एकड़ की जमीन है। कितनी जमीन है सर, 100 एकड़ की। तो 100 एकड़ में से इसकी ओनरशिप किसकी कितनी रहेगी, बस अब 10 एकड़ की। तो एक्स्ट्रा जो 90 एकड़ है वो कौन ले लेगा, अब गवर्नमेंट ले लेगी। और वो जो एक्स्ट्रा 90 एकड़ है वो गवर्नमेंट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, लैंडलेस फार्मर्स में, या फिर छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स जिनके पास बहुत कम जमीन है, जिसके पास जमीन नहीं है। तो ये एक लॉ गवर्नमेंट ने अच्छा बनाया लैंड सीलिंग का, ठीक है। वापस से एक बार डिस्कस कर रहे हैं, लैंड सीलिंग के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप ओनरशिप एक लिमिट तक रख सकते हो लैंड की। देखो क्या लिखा है, इट रिफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड व्हिच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी कि एवरी इंडिविजुअल कैन ओन एंड होल्ड द लैंड होल्डिंग अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट। तो सपोज अगर वो 10 एकड़ की लिमिट होगी, तो 10 एकड़ से ज्यादा जिसके पास भी जमीन है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वो जमीन किसको अलॉट करेगी, पुअर फार्मर्स को, लैंडलेस कल्टीवेटर्स को। तो देखो क्या लिखा है, बियॉन्ड दिस लिमिट गवर्नमेंट विल टेक लैंड, गवर्नमेंट उससे जमीन ले लेगी जिसके पास भी इस लिमिट से ज्यादा जमीन है, एंड अलॉट इट टू लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स। तो एक और झटका लगा जमींदार को। अब जिन्होंने क्लेम किए थे कि यार हम खुद सेल्फ कल्टीवेटर्स है, तो अगर उसकी 100 एकड़ की जमीन है तो अब उसको फिर टेंशन हो गई, क्या 100 एकड़ की जमीन में से मेरे पास 10 ही बचेगी, बाकी तो गवर्नमेंट ले लेगी, मेरे से छीन लेगी। तो अल्टीमेटली उसका फिर से नुकसान दिखने लग गया उसको, जमींदार को। तो फिर से ठीक है क्या हुआ, सबसे पहले इट हेल्प टू प्रमोट इक्विटी। तो आया इक्विटी इससे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ताकि सबके पास जमीन रहे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में सबके पास जमीन होनी चाहिए खेतीबाड़ी करने के लिए। बट एक चैलेंज आ गया फिर से इसमें, फिर से जमींदार ने क्या लगाया, दिमाग लगाया अपना, ठीक है। अब क्या चैलेंज आया इसके अंदर
कि बिग लैंडलॉर्ड्स डिलेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगेन वो ये लॉ बना पर पूरी कंट्री में एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि कम्युनिकेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि उसको आप बहुत प्रॉपरली पूरी कंट्री में एक सिंगल शॉट में इम्प्लीमेंट करवा सको। ठीक है, तो बिग लैंडलॉर्ड्स ने उसका इम्प्लीमेंटेशन डिले कराया, प्रोटेस्ट वगैरह किए, रिवॉल्यूशन हुए, ठीक है, उसके कारण इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, डिले हो गया। और उस टाइम को उन्होंने यूटिलाइज कैसे किया देखना है ना, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। Use this time to get land registered in names of close relatives, thereby escaping from legislation। तो सपोज किसी के पास 100 एकड़ की जमीन है, तो उसने 10 एकड़ की जमीन अपने नाम तक रखी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा 90 एकड़ है उसको और 10-10 एकड़ करके अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा दिया। ठीक है, अपने भाई के नाम पे, अपने चाचा के नाम पे, अपने मामा के नाम पे, सबके नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा दिए जमीन के। और ठीक है, सबकी एक एक लिमिट तक जमीन हो गई और गवर्नमेंट उस जमीन को उनसे नहीं ले पाई। ठीक है, तो ये बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने इस लूप होल का फायदा उठाया और जमीनों को, लैंड को अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लैंड को वो अपनी फैमिली के अंदर रख सके, ओनरशिप उनकी फैमिली में ही रहे। तो बहुत सारी जमीनों का एलोकेशन जो स्मॉल फार्मर्स को होना चाहिए था वो उतना प्रॉपरली नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ स्टेट्स में जैसे केरला वगैरह में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हुआ, बिकॉज वहां की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा, ठीक है, इस चीज को लेके एडमेंट थी कि हमको करवाना है इस चीज को। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स आने चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ऑन द अदर हैंड सम स्टेट्स, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा ढिलाई से काम हुआ, बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं हुआ, वहां पे ये दोनों लॉस प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। क्लियर है? तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमारा डिस्कशन खत्म हुआ सर, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज को लेके और लैंड सीलिंग को लेके। आई होप एकदम क्लियर है। अब देख रहे हैं अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलिए गाइस, अब हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों ने बार बार ये चीज बचपन में पढ़ी हुई है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर विच लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया का इंक्रीज हो गया और इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस का गोल था ना, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, सेल्फ रिलायंस का जो गोल था इंडिया का वो अचीव हो गया थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हमें अमेरिका या किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी फॉर आवर फूड ग्रेन्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या मतलब होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का? इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। नाम याद रखना बेटा, कौन से सीड्स थे? HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या फिर इनको मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं। ये ऐसे सीड्स इंट्रोड्यूस हुए उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर which led to tremendous increase in production and productivity in the agricultural sector, especially for wheat and rice। शुरू में ये सीड्स wheat and rice के लिए आए थे, बाद में all crops भी इससे कवर हुए, तो धीरे धीरे सारे क्रॉप्स के लिए, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द क्रॉप्स के लिए HYV सीड्स बनने इकोनॉमी के अंदर स्टार्ट हो गए और एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होने स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले HYV सीड्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुए इंडिया के अंदर 1966 में। देखिए क्या बात लिखा है, in 1966 India adopted HYV program for the first time। तो HYV प्रोग्राम फर्स्ट टाइम 1966 का जो खरीफ सीजन था, ठीक है, वहां पे इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया और उसकी वजह से देखो 1967-68 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज बाय नियरली 28.8% देन इन 1966-67। तो पिछले साल के कंपैरिजन में जिस साल HYV प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया उस साल प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो गया सर? 28.8% ज्यादा हो गया, विच इज ट्रेमेंडस। ठीक है, ड्रास्टिक इंक्रीज देखने को मिला हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मेन हीरो कौन था ग्रीन रिवॉल्यूशन का? अगर आप बोलो कि मेन हीरो कौन है तो वो HYV सीड्स थे। HYV सीड्स इंट्रोड्यूस हुए फार्मिंग के अंदर एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। फादर किसको बोला जाता है? बिल्कुल बेसिक बातें बेटा सारी ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेके एकदम, ठीक है, एकदम छोटी छोटी बातें लिखी हुई है यहाँ पे सारी। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। तो ये नेम आप ट्राई करना याद रखने के लिए, MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। HYV सीड्स मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। ठीक है, मेन रीजन क्या थे? मेन हीरो कौन था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का इंडिया के अंदर? HYV सीड्स थे। अब HYV सीड्स के साथ सीन क्या होता है ना कि उनको पानी बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप HYV सीड्स को सो कर रहे हो अपने लैंड के अंदर तो तभी उससे क्रॉप्स अच्छे आएंगे, तभी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा जब एडिक्वेट वाटर सप्लाई उनको मिलेगा और ड्रेनेज फैसिलिटीज प्रॉपर होंगी। ठीक है, तो इंडियन फार्मर्स को किस चीज की जरूरत होनी थी सर? इरिगेशन फैसिलिटीज उनके फार्म में अगर प्रॉपर होगी ना
तो ही HYV सीड्स का प्रोडक्शन अच्छे से होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि HYV सीड्स को फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है इन ऑर्डर टू ठीक है प्रोड्यूस बेटर क्रॉप्स। तो वही बात लिखी है, टू डिराइव बेनिफिट ऑफ HYV सीड्स इंडियन फार्मर्स नीडेड टू हैव, क्या क्या चाहिए था इंडियन फार्मर्स को, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए थी उनकी फार्म्स में, और दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसों की जरूरत थी ना सर, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कोई फ्री में थोड़ी ना आते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गेट फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम द मार्केट, उनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी इंडियन फार्मर्स की। तो अब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही है कि फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए थी उनकी फार्म में, ठीक है। बट अभी हमने प्रॉब्लम क्या पढ़ी थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कि फार्मर्स वर डिपेंडेंट अपॉन द मर्सी ऑफ रेनफॉल, की रेनफॉल होगी तो प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे उनके फार्म्स में इरिगेशन फैसिलिटीज होनी जरूरी थी और उनके पास पैसे होने जरूरी थे, बट फार्मर्स तो बहुत ज्यादा गरीब थे ना सर, ज्यादा फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हुआ करते थे। तो कहां से वो लोग पैसे लाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के लिए कहां से पैसे लाएंगे। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में। अब ठीक है आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक चीज देखते जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 2 फेजेस, 2 फेज में ग्रीन रिवॉल्यूशन का सक्सेस देखने को मिला इंडियन इकोनॉमी में। फर्स्ट फेज कौन सा कहा जाता है, मिड 60s से लेके मिड 70s, देखो 1966 में इंप्लीमेंट हुआ था ना फर्स्ट टाइम, ये क्या हो गया मिड 60s से लेके मिड 70s तक, जहां पे जो अफ्लुएंट स्टेट थे ना पंजाब आंध्र प्रदेश वगैरह, ये बड़े बड़े अफ्लुएंट स्टेट है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे फार्मिंग का, ठीक है, फूड ग्रेन्स वगैरह का प्रोडक्शन इन स्टेट्स में होता है। तो यहाँ के फार्मर्स भी पैसे वाले फार्मर्स थे, अमीर फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स थे। तो उन लोगों ने HYV सीड्स अच्छे से परचेस किए, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स परचेस किए और इन स्टेट्स को अच्छा बेनिफिट मिला 1960s से लेके 1970s में। सेकेंड फेज में फिर धीरे धीरे ग्रीन रिवॉल्यूशन और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया तक फैला और ज्यादा फूड ग्रेन्स को उसने कवर किया अपार्ट फ्रॉम व्हीट एंड राइस। तो ये 2 फेजेस है जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का सक्सेस इंडिया को देखने को मिला। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या हुआ, सबसे पहला अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, हमारे पास क्या आ गया, इंडिया के पास मार्केटेबल सरप्लस आ गया। अभी थोड़ी देर पहले अपन देख रहे थे कि इंडिया किस पे डिपेंडेंट था सर, यूएस पे डिपेंडेंट था फॉर इट्स फूड ग्रेन्स रिक्वायरमेंट। अब क्या हुआ, मार्केटेबल सरप्लस का मतलब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया कंट्री के अंदर कि सेल्फ कंजम्पशन के बाद भी हमारे पास बचने लगा, ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए। तो जो हमारे फार्मर्स थे उनके पास सेल्फ कंजम्पशन करने के बाद भी एडिक्वेट अमाउंट में फूड ग्रेन्स बचे जिसको वो मार्केट में सेल कर सकते थे, एंड दैट इज रिफर्ड टू एज मार्केटेबल सरप्लस। तो अच्छी कंडीशन देखने को मिली फार्मर्स की, उनके पास क्या आ गया, मार्केटेबल सरप्लस। नाउ दे कुड अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर प्रोडक्शन। दूसरा बफर स्टॉक, गवर्नमेंट को हेल्प मिल गई फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक बनाने में। बफर स्टॉक रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो स्टॉक मेंटेन करती है ना फूड ग्रेन्स का, टू बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, ताकि देश में कोई नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन आ जाए तो गवर्नमेंट इसको यूज करती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए। और दूसरी चीज जो गवर्नमेंट, ठीक है, गरीब जनता को, जो पुअर पॉपुलेशन है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाती है फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन शॉप्स वगैरह होती है गवर्नमेंट की, जहां पे 2 रुपए 3 रुपए किलो में, ठीक है, फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट अवेलेबल करवा के देती है पुअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को। तो गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक क्रिएट होने लग गया फूड ग्रेन्स का, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। पहले तो शॉर्टेज था कि फूड ग्रेन्स हुआ ही नहीं करते थे कंट्री के अंदर, खाने के लिए भी नहीं हुआ करते थे। अब क्या होने लगा, स्टॉक मेंटेन होने लगा, स्टॉक इंक्रीज होने लगा फूड ग्रेन्स का। तीसरा बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप को भी इसका बेनिफिट मिला। आप देखो पहले सिंपल डिमांड एंड सप्लाई, सर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं अपन, ठीक है, पहले डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी, सप्लाई कम थी ना, लिमिटेड प्रोडक्शन होता था तो प्राइसेस ज्यादा हुआ करते थे फूड ग्रेन्स के। अब क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई मार्केट के अंदर, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स की भरमार हो गई पूरे मार्केट में, एंड इवेंचुअली द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स फेल इन द मार्केट। फूड ग्रेन्स के प्राइसेस कम हो गए मार्केट के अंदर, जिसके कारण पुअर जनता इजीली अब फूड ग्रेन्स को अफोर्ड कर पा रही थी और पेट भर के सब खाना खा पा रहे थे, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिला आपके लो इनकम ग्रुप्स को कंट्री के अंदर, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उनको अच्छा बेनिफिट इस चीज का मिला। तो ये क्या पढ़े हमने, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स पढ़े ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो इंडिया को मिले, ठीक है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मिले ग्रीन रिवॉल्यूशन को। रिस्क क्या क्या थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, व्हाट वाज द रिस्क, ठीक है। तो दो टाइप के रिस्क थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहली रिस्क थी रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स यूज हो रहे थे ना सर, वो बहुत ज्यादा प्रोन थे कि उनमें पेस्ट, कीड़े मकोड़ों का उनपे अटैक हुआ हो
जाता था, ठीक है। तो ऐसे सीड्स थे जिनमें इंसेक्ट्स लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे, तो उनमें बड़ी मात्रा में, ठीक है, क्या करना पड़ता था, पेस्टिसाइड्स वगैरह दवाइयां छिड़कनी पड़ती थी, जिसके लिए फार्मर्स को बहुत ज्यादा स्टॉक उसका मेंटेन करना पड़ता था। तो फार्मर्स को अब पैसों की जरूरत थी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए। तो बहुत सारे इंडिया के अंदर के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है इंडिया के अंदर, जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए और ऐसी दवाइयां बनाई जिससे इस रिस्क को कम किया जा सकता था। तो ये रिस्क को तो हमने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज है रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज में एक रिस्क लग रही थी गवर्नमेंट को कि इसका बेनिफिट देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है कंट्री के अंदर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि एक प्रॉब्लम समझ आ रही है ग्रीन रिवॉल्यूशन में कि इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, जो रिच फार्मर्स है उनको मिलेगा, बिकॉज उनके पास पैसे हैं कि वो लोग इरिगेशन फैसिलिटीज भी डेवलप कर सकते हैं अपने फार्म्स में। दूसरी चीज वो लोग क्या कर सकते हैं सर, वो लोग फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी इजीली परचेस कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। बट जो गरीब फार्मर्स है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, उनका क्या, तो एक रिस्क समझ में आ रहा था कि इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ेगी, रिच एंड पुअर का डिवाइड बढ़ेगा, रिच फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, पुअर फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसको भी ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस रिस्क, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पुअर फार्मर्स थे उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन्स वगैरह अवेलेबल करवा के दिए, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स परचेस करने के लिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया यहाँ पे इन ऑर्डर टू इंप्रूव सोशल वेलफेयर, इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये सब छोटी छोटी बातें ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। बस 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक बचे, उसे देखते हैं, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट। देखिए चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक बचे बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एक डिबेट है, ठीक है, सब्सिडीज को लेके। तो सबसे पहले सब्सिडीज का मतलब समझते हैं, सब्सिडी क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो स्मॉल फार्मर्स थे, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड द एग्रीकल्चर आउट, ठीक है, जो भी इनपुट चाहिए था उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो लोग परचेज नहीं कर सकते थे, दे कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज दोज इनपुट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि उनको हम क्या देते हैं, सब्सिडीज देते हैं, ठीक है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे, इट मींस फार्मर्स कैन गेट इनपुट्स एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। फार्मर्स जो इनपुट्स खरीदेंगे उनको मार्केट प्राइस से कम में मिलेगा। सपोज फर्टिलाइजर का मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज, तो फार्मर अफोर्ड कर सकता है 200 रुपीज देना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक काम करो, तुम 200 रुपीज दे दो, उस फर्टिलाइजर के 800 रुपीज जो फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरर है उसको हम दे देंगे। तो ये 800 रुपीज की क्या कहलाती है बेटा, सब्सिडी कहलाती है। क्लियर है। तो दीज आर नोन एज सब्सिडीज, कि जो प्राइस लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे पे करने के लिए, वो गवर्नमेंट पे करेगी उनके बिहाफ में, दैट प्राइस इज नोन एज सब्सिडी। तो जो फार्मर्स है उनको इनपुट इजीली मिल सकते हैं, किस पे, लोअर रेट में मिल सकते हैं देन द मार्केट प्राइस। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ना इसके फेवर में है कि सब्सिडी देनी चाहिए, अच्छी बात है, लो इनकम ग्रुप का बेनिफिट होगा, फार्मर्स का बेनिफिट होगा, तभी तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा ना कंट्री के अंदर, अगर सब्सिडी देंगे तो। कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि नहीं, इस पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो फिनेंसेस हैं उसमें बर्डन पड़ने वाला है इस चीज का बहुत ज्यादा, और अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर्स हैं वो सफर करेंगे, ठीक है। टैक्स पेयर्स का पैसा अगर गवर्नमेंट ऐसे सब्सिडी देने में वेस्ट कर देगी तो फिर उससे देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अपन देख रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो फेवर में बोल रहे हैं वो क्या रीजन दे रहे हैं, और जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं वो क्या रीजन दे रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है। तो इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज क्या है, गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू सब्सिडी। इकोनॉमिस्ट जो फेवर में वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को सब्सिडी हमेशा कंटिन्यू करती रहनी चाहिए, बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी रिस्की। जो फार्मिंग सेक्टर है इंडिया का, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो रिस्की सेक्टर है, बहुत ज्यादा रिस्क है उसमें। तो स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज्यादा रिस्क उठाने पड़ते हैं, और कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कभी भी उनको लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट शुड ऑलवेज कंटिन्यू सब्सिडी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा क्या बोल रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, जो मेजर फार्मर्स हैं कंट्री के अंदर, दे आर पुअर फार्मर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली हेल्प देम इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तीसरा क्या है, एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज। वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी हटा देती है ना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर से, तो उससे इनकम में इनइक्वालिटीज बढ़ेगी, मतलब रिच एंड पुअर का डिवाइड बढ़ेगा। फिर जो रिच फार्मर्स है वो तो इजीली अफोर्ड कर पाएंगे, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी नहीं देगी तो पुअर फार्मर्स इतने महंगे इनपुट, इतने कॉस्टली इनपुट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई द इनकम इनइक्वालिटीज विल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दीज आर द रीजंस गिवन बाय इकोनॉमिस्ट हु आर इन फेवर ऑफ सब्सिडीज। अब जो इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट सब्सिडीज है वो क्या बातें बोल रहे हैं, सब्सिडी शुड बी स्टॉप्ड या सब्सिडी शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज
इट डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप। बहुत अच्छी बात बोली इन लोगों ने, ठीक है। जो सब्सिडीज है ना वो टारगेट ग्रुप को बेनिफिट नहीं करती है। लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हुआ अफ्लुएंट, जो लोग सक्षम है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इनपुट्स हाई प्राइस में भी, वो भी इस चीज का फायदा उठाते हैं। अपने आप को वो लोग पुअर बताते हैं एंड गवर्नमेंट से वो लोग सब्सिडीज का बेनिफिट लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो टारगेट ग्रुप है जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। दूसरा, इट इज अ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। जो अगेन सब्सिडीज है वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे बहुत बड़ा बर्डन है। सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट ऐसे देते रहेगी सब लोगों को तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। कंट्री के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उन पर फोकस गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। तो एक कॉमन टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक था आपके सिलेबस में, ठीक है, डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। आई होप एकदम क्लियर होगा। अब लास्ट अपन कंक्लूजन देख रहे हैं, ठीक है, कंक्लूजन देख रहे हैं, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की 1950 से लेके 1990 तक एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो जो रिफॉर्म्स आए हैं उसका क्या बेनिफिट मिला है, ठीक है, क्या एडवांटेजेस है वो देख रहे हैं, क्रिटिकली अप्रेज कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हमने देखे कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है वो दो कैटेगरीज में थी, एक लैंड रिफॉर्म्स था, दूसरा क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर पहला था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, दूसरा था लैंड सीलिंग, ठीक है। तो क्या बात लिखी है, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो अच्छा बेनिफिट मिला है दोनों रिफॉर्म्स का, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। India became self-sufficient in food grain production. Food grain में self-sufficient बन गया। India is no longer at the mercy of America or any other country for its food grains requirement. तीसरा, लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इवेंचुअली क्या हुआ, धीरे धीरे करके जमींदारी सिस्टम ऑफ इंडिया से खत्म हो चुका है। जितने भी लोग अब कल्टीवेटर्स हैं दे आर ओनली द ओनर्स ऑफ द लैंड। अब इंटरमीडिएरीज इंडिया में नहीं बचे हैं बिल्कुल भी। और लास्ट है, प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन इट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना जीडीपी के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो इवेंचुअली डिक्लाइन हुआ। अब तुम सोचोगे कि सर आप बोल रहे हो अभी प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों डिक्लाइन हुआ? बेटा क्योंकि इंडस्ट्रीज भी साइमल्टेनियसली ग्रो हुई है, सर्विस सेक्टर भी ग्रो हुआ है। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ इस फेज में एग्रीकल्चर सेक्टर ही ग्रो हुआ है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज का क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो इंडस्ट्रीज का और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ने के कारण ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है वो रिड्यूस हुआ है। प्रोडक्शन बढ़ा है नो डाउट, पर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों रिड्यूस हुआ, प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो क्या बात बोल रहा है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कम हुआ बट पॉपुलेशन स्टिल बहुत सारी अभी भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, विच नीड्स टू बी कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना आज की डेट में भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 से लेके 1990 तक। आई होप एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कवर की है। अगर वीडियो पसंद आया हो, बातें समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।